फाजी नगर में सत्याग्रह में उपस्थित सम्मानित जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री मनोज सिंह जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री तारकेश्वर सिंह जी, बड़े भाई और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव किसान मोर्चा के श्री लल्लन सिंह पटेल जी, श्री पलटन यादव जी, अनुज ठाकुर जी, अलाउद्दीन सिद्दीकी जी, संजय गौड़ जी, देवेश राय जी, पवन कुशवाहा जी, श्रीकांत प्रसाद जी, जनपद के अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग के श्री शिव कुमार शर्मा जी, ओम प्रकाश गुप्ता जी, जहरुद्दीन भाई जो यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी हैं और पडरौना विधानसभा के प्रत्याशी रहे, अब्दुल हमीद जी, देश दीपक मिश्रा जी, अनिल यादव जी, अजय त्रिपाठी जी, मैनुद्दीन भाई, जफरुल्लाह भाई, मुख्तार भाई, उपस्थित भाई वीरेंद्र यादव जी, सम्मानित हमारे माननीय प्रधान जी, उपस्थित रमेश जी, शिव जी निषाद जी, नाम किसका किसका लोग किसी का छूट जाएगा तो बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे। पंडित जी भी यहाँ उपस्थित है, जो नारायणपुर के संजय भाई भी उपस्थित है, नाम किसी का छूट जाए तो मैं क्षमा चाहता हूँ। सम्मानित आज के इस सभा में जो फाजी नगर, लबनिया, पटहरिया और सलेमगढ़ NH 28 पर फ्लाईओवर के निर्माण को लेकर जो यह सत्याग्रह चल रहा है, इस सत्याग्रह में आए हुए सभी लोगों का मैं दिल से आभार, अभिनंदन, नमन और वंदन करता हूं और आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, चाहे वो फाजी नगर का बगौच मोड़ हो, चाहे वो पटहरिया का चौराहा हो, चाहे वो लबनिया का चौराहा हो, चाहे वो सलेमगढ़ का चौराहा हो, कोई ऐसा चौराहा नहीं जिन चौराहों पर रोज आए दिन घटनाओं का घटित होना लाजमी न हो। आदरणीय रामानंद जी जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, आज आप हमारे बीच में हैं। उपस्थित यहाँ पर तमाम फाजी नगर विधानसभा के कोने कोने से आए हुए किसान, नौजवान, गांव गरीब के लोग हैं, दुकानदार भाई भी हैं। आप सब इस बात के गवाह हैं कि यह जो फाजी नगर का बगौच मोड़ है, अगर इसे हत्यारी मोड़ कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। रोज घटनाएं पेपरों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त होती है, मन में पीड़ा होती है, दुख होता है कि किसी परिवार का लाल, किसी परिवार के अग्रज, किसी परिवार के कमाने वाले, किसी परिवार के अगुआ, किसी परिवार की बहन, किसी परिवार की मां
आज मोटरसाइकिल से जा रहे थे, आज टेम्पू से जा रहे थे, जीप से यातायात कर रहे थे। एकाएक ट्रक का आगमन हुआ और हाईवे पर एक्सीडेंट होने के दौरान घटनाएं घटित हो गई। ये चारों, चाहे वो सलमगढ़ हो, चाहे वो लबनिया हो, पटेरिया हो, चाहे वो बगौत घाट का मोड़ फाजीनगर हो, हफ्ता दिन नहीं बीतता, हफ्ते दिन के अंदर कोई न कोई घटनाओं की जानकारी सबको प्राप्त होती रहती है। 9 वर्ष से केंद्र की सरकार है, यहां के व्यापार मंडल से लेकर तमाम पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आए दिन प्रतिवेदन के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से अवगत कराते रहे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक और नेताओं ने कभी आपकी पीड़ा, आपकी समस्या पर ध्यान देने का काम नहीं किया। ये लोग अफवाहों के बाजार में केवल यह बात फैलाने में मशगूल रहे कि फ्लाईओवर पास हो गया, पैसा आ गया, धन आवंटित हो गया, अब फ्लाईओवर बनने वाला है। मैं संसद में इस देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता सदन का वक्तव्य सुन रहा था। अफसोस इस बात का है कि संसद जो लोकतंत्र का मंदिर है, उस मंदिर में भी देश का प्रधानमंत्री इस तरह झूठ बोलेगा, कभी हम लोगों ने सोचा नहीं था, कभी इसकी परिकल्पना नहीं की थी। संसद में प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मणिपुर में शांति बहाल हो गई है, मैंने मणिपुर में आईएएम का निर्माण करा दिया, और राष्ट्र के नाम संदेश में बोलते हैं क्या कि दरभंगा में हमने एम्स का निर्माण करा दिया। आपको मालूम, आईएएम का निर्माण मणिपुर में आज तक नहीं हो पा रहा। दरभंगा में कोई एम्स नहीं आज तक खुल पाया। ठीक वही हाल फाजीनगर, सलमगढ़ और पटेरिया के लोगों का है कि यह लोग भ्रम की स्थिति फैलाकर पूरे क्षेत्र में इस बात का प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए कि तीनों जगह फ्लाईओवर पास हो गया, लेकिन यथार्थ की स्थिति यह है कि फ्लाईओवर तो नहीं पास हो पाया, नहीं दिखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया पर जन जन तक पहुंचाने में यह सफल हो गया कि फ्लाईओवर पास हो गया। मैं आपको कुछ घटनाओं के बारे में जो उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की तस्वीर है उसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूंगा। दो 2022 में लोकसभा में एक सांसद ने सवाल किया और एनएचआई से जानना चाहा कि एक साल में एनएचआई कितना पैसा टैक्स वसूलती है। यह जानकारी प्राप्त हुई
कि एक साल में एनएचआई 2237 करोड़ रुपया टोल टैक्स के माध्यम से वसूली करने का काम करती है, जो लगभग वार्षिक वसूली साल भर में 26,000 करोड़ रुपया, और अब 2023 में 40,000 करोड़ के पार चला गया। ये टोल टैक्स की वसूली इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में की जाती है। जब टोल टैक्स का निर्माण हुआ, इस सरकार ने बोला 6 महीने टोल टैक्स वसूलेंगे, उसके बाद हम इस टोल टैक्स को पूरी तरह समाप्त कर देंगे। 9 साल हो गए इस सरकार को। 9 साल में इस सरकार ने टोल टैक्स बंद करना तो दूर, टोल टैक्स की वसूली 4 गुने से अधिक कर दी। इस तरह जनता को लूटने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करने का काम किया। आपके जानकारी के लिए और बता दूं, 2022 में एक सांसद ने लोकसभा में एनएचआई के मंत्री नितिन गडकरी से सवाल किया कि 3 साल में टोल टैक्स से कितनी वसूली हुई। आपको जान के आश्चर्य होगा, 3 साल में 81,327 करोड़ रुपया इस सरकार ने आपके जेब पर डाका डाल लिया। इस देश के नागरिक से जेब से छीन लिया इस सरकार ने। आज जिस तरह इस टोल टैक्स से यह सरकार लोगों से पैसा ले रही है, हालत यह है कि देश में 1500 से अधिक टोल प्लाजा जो फास्ट ट्रैक वाले हैं, उन फास्ट ट्रैक टोल वालों से आज जनता से एक एक पैसा वसूल कर सड़क निर्माण, लोगों की सुरक्षा, लोगों का हित, लोगों का ध्यान, लोगों के व्यवस्था देने के बजाय यह सरकार लोगों का धीरे धीरे शोषण करने का काम कर रही है। अभी एक आंकड़ा आया है, जिस आंकड़े के अंतर्गत जो हमने निकाला है, मैं केवल कुशीनगर की बात कर दूं तो कुशीनगर जिले में लगभग 1 महीने में 32 से अधिक जाने जा चुकी है हाईवे पर। केवल 1 महीने का यह रिकॉर्ड है। और जो हालत और आयाम है इस सरकार का, थोड़ा मैं आपके समक्ष इसलिए रखना चाहूंगा कि आपकी जानकारी के लिए आदरणीय रामानंद गुप्ता जी, आप जरूर इस बात को ध्यान से सुने। आप व्यापार मंडल के नेता हैं। जो सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट है 2021 में 4,12,04,332 हादसे हुए, जिसमें 1,53,972 लोग काल के गाल में समा गए। 3,84,448 लोग किसी न किसी रूप में घायल हुए, और लगभग हालत और आयाम ये है कि जो इसका रेशियो रहा 18 से 25 बरस 23.05,
25 से 35 23.01%, 35 से 45 18.06, 45 से 60 11.09, 60 से अधिक 4.08, 18 बरस से कम 12% लोग। इतने लोग हर साल काल के गाल में सड़क दुर्घटना के शिकार होते रहे। यह केवल NHI की एक रिपोर्ट जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का काम कर रहा हूं। जहां इस सरकार के मंत्री रहे आदरणीय कलराज मिश्रा, जहां इस सरकार के सांसद रहे आदरणीय रमापति राम त्रिपाठी, और एक सांसद नहीं, गोरखपुर में इनका सांसद, संत कबीर नगर में इनका सांसद, पटरौना में इनका सांसद, और इतने सांसद रहने के बावजूद ये इतने ताकतवर लोग हैं कि आज तक एक बड़ी लाइन पर ट्रेन तक नहीं चलवा पाए। इतने ताकतवर लोग हैं कि 9 वर्षों में आप चार तो छोड़ दीजिए, सोडियम लाइट लेकर अगर दिन के उजाले में भी खोजेंगे तो इन सांसदों का एक विकास आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। ये लोग धर्म और जात की राजनीति पर आपके वोट और नोट लेकर सांसद तो बन जाते हैं, सरकार में अपनी भागीदारी तो सुनिश्चित करते हैं, लेकिन विकास के मानक पर गांव, गरीब, खेत खलियान, नौजवान, किसान के बारे में इस सरकार के पास कोई योजना नहीं है। इस सरकार के पास कोई कार्यक्रम नहीं है। मैंने देखा ये सरकार किसानों को सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपया प्रतिवर्ष देती है और 100 रुपए का राशन प्रति महीने देती है। यहां उपस्थित फादी नगर में मैं सारे लोगों के बीच में अपनी बात को रखना चाहता हूं। आप जरा बता दीजिए, यहां ठेले दुकानदार, छोटे छोटे खुमचे वाले साथी भी हैं, गरीब भी है, मजदूर भी है। 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि और 100 रुपए का राशन, यानी साल भर में यह सरकार 7200 रुपया प्रत्येक व्यक्ति को देती है, जो गांव में, जो शहर में, जो कस्बे में, जो टोले में, मोहल्ले में रहता है। हर एक परिवार के एक मुखिया को 7200 रुपया देती है। सिलेंडर पहले क्या भाव था, कितने में मिलता था, कितने मिलता था? पहले सिलेंडर 400 रुपया में मिलता था। आज सिलेंडर कितने रुपए में मिलता है गैस का? कितने में? नहीं सुनाई दे रहा। कितने में? 1200 रुपए में मिलता है। 400 रुपए का सिलेंडर आज 1200 रुपया में यह सरकार दे रही है, यानी आपसे 800 रुपए एक सिलेंडर पर वसूल रही है। आप जरा जोड़ लीजिए, 12 वटे कितना होता है? 9600 रुपया लेकर और आपको 7200 रुपया दे रही है। सरकार व्यापारी है कि आप व्यापारी हैं? आपको 9600 रुपया लेकर 7200 रुपया दे रही है। लाभ किसको हो रहा है? सरकार को हो रहा है। आज सारे दुकानदारों से कहा जा रहा है GST कटवाइए, अपने दुकान का लाइसेंस लीजिए, ITR भरिए।
ये तो केवल एक सामान में आपसे, केवल एक सिलेंडर में आपसे किसान सम्मान निधि और जो राशन चावल और गेहूं देते हैं उसका पैसा वसूल ले रहे हैं। जीएसटी तो अलग, सरसों का तेल पर 18% जीएसटी, आटा पर 18% जीएसटी, पार्ले जी बिस्किट पर 18% जीएसटी, टूथपेस्ट पर 18% जीएसटी, सरफ साबुन पाउडर कोई चीज खरीदने जाइए 18% जीएसटी। 100 रुपया पर 18 रुपया जबरन सरकार आपसे वसूल रही है। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पहले आप क्रोसिन कितना में खरीदते थे? क्रोसिन टैबलेट कितना में? 50 पैसा में। आज कितने में मिल रहा है? कम्बी फलाम कितने में खरीदते थे? आज कितने में मिल रहा है? यानी ये सरकार आज आपके जेब में जबरन हाथ डालकर हर चीज महंगा करके जबरन पैसा वसूल नहीं रही है, छिनैती कर रही है, छिनैती कर रही है, छिनैती कर रही है। यह सरकार, जिस सरकार में 1% लोगों के पास आज देश का 48% संपत्ति है। कितना है? 48%। बाकी में पूरा देश 99% में है। 1% अदानी और अंबानी के पास है, जो देश का 48% संपत्ति कब्जा किए हुए हैं। मिट्टी अदानी का, सौगंध अदानी का, पोर्ट अदानी का, एयरपोर्ट अदानी का, तेल अदानी का, रेल अदानी का, पानी अदानी का, जंगल अदानी का, टीवी चैनल अदानी का, कैनाल अदानी का, हल अदानी का। कांग्रेस को छोड़कर और छोटे दलों को छोड़कर सारा दल अदानी का, तंत्र अदानी का, लोकतंत्र अदानी का। जरा आप बताइए, आपका क्या गांव, देश, ये हमारी मिट्टी, क्या ये भी बचा है? ये भी धीरे धीरे अदानी का ही होता चला जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश का क्या हाल चाल है? उत्तर प्रदेश में आज भय का माहौल है, अराजकता सर चढ़ के बोल रहा है, गुंडा राज है, थाने तहसील ब्लॉक में चले जाइए, आज हर चीज का रेट फिक्स है। सिपाही आता है आपके घर, बिना पैसे की बात नहीं करता। लेखपाल आता है नापी करने, बिना पैसे की बात नहीं करता। अब तो ये दौर ऐसा आया है कि ब्लॉक में अगर जीवन और मरण का प्रमाण पत्र लेना है, उसके लिए भी जबरन आपसे पैसा वसूलने का काम इस सरकार में किया जाता है। आज पुलिस कस्टडियल मौत सबसे ज्यादा हो रही है। अभी कानपुर में मैंने सुना, एक सिपाही एक वहां के कारोबारी से जबरन फिरौती वसूलने का काम किया था। जब पुलिस ही रक्षक भक्षक बन जाएगी तो लोगों की सुरक्षा कैसे हो पाएगी? आज कड़कड़ में भ्रष्टाचार है। अभी मैं बंदे से आ रहा हूं, एपी तटबंध पर 3.300 किलोमीटर पर हालत यह है, जो बॉर्डर का रिवेटमेंट होना चाहिए 90 मीटर कम करके उस ठेकेदार ने बॉर्डर के केवल
बिना तार वाइंडिंग किए हुए वैसे टुकड़े टुकड़े डालकर और पूरा पैसा ढकार गया। कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी बोलने की जरूरत नहीं कर रहा है। आज सारे नेता, सारे लोग खामोश हैं। पत्रकारों के अंदर हिम्मत नहीं है। मेरे साथ कुछ पत्रकार साथी गए थे। पत्रकारों का यह कहना था कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी। आज छोटे मोटे नेता आंदोलन पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। लोगों के अंदर डर है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो ये सरकार हमारे खिलाफ मुकदमा लिख देगी, हमें जेल भेज देगी, हमारे खिलाफ कार्रवाई कर देगी। हम कहना चाहते हैं इस उत्तर प्रदेश की सरकार से, योगी आदित्यनाथ से, अजय लल्लू को भेज दो जेल, लिख लो मुकदमे, टांग दो फांसी पर। अजय लल्लू कल भी लड़ता था जनता के लिए, आज भी लड़ेगा और आगे भी लड़ेगा। कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार होगा, सच का सामना करेगा, सच के साथ खड़ा होगा, गांव के साथ खड़ा होगा, गरीब के साथ खड़ा होगा, मजदूर के साथ खड़ा होगा, व्यापारी के साथ खड़ा होगा, आम आदमी की आवाज बनकर संघर्ष करेगा, लेकिन कभी डरेगा नहीं। तुम्हारे जुल्म से, तुम्हारे अन्याय से, तुम्हारे अत्याचार से, तुम्हारी लाठी से, तुम्हारी गोली से अजय लल्लू कभी हटेगा नहीं पीछे। तुमसे संघर्ष करता रहेगा और यहाँ की जनता की आवाज को बुलंद करता रहेगा। अजय लल्लू राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। अजय लल्लू फाजीनगर की जनता जिंदाबाद। यहाँ फाजीनगर के लोग उपस्थित हैं। आपने बिना मांगे वोट दिया भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के विधायक को, यहाँ के सांसद को। मेरा आपसे सवाल है, आज कप्तानगंज चीनी मिल बंद हो गई, लक्ष्मीगंज चीनी मिल बंद हो गई। आने वाले दिनों में जो चीनी मिल चल रही है वो भी बंद होने के कगार पर है। कौन है इसका जिम्मेदार? इसी पटरौना के जिला मुख्यालय पर देश के प्रधानमंत्री, जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो चुनावी उद्बोधन में उन्होंने कहा था कि मैं अगर देश में भाजपा की सरकार बना लूंगा तो पटरौना और कटकुइयां की चीनी मिल चलवाऊंगा। इतने बड़े झूठ के बाद भी आज तक जो प्रधानमंत्री 9 वर्षों में एक चीनी मिल तो छोड़ दीजिए, एक नया चीनी मिल तक नहीं लगा पाया। वो प्रधानमंत्री आज आपको सपने दिखाता है और आप उसके सपने पर हवा और दीवानों की तरह घूमते रह जाते हैं। प्रधानमंत्री वंशवाद की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं। आपकी पार्टी में वंशवादों की लाइन लगी हुई है। योगी आदित्यनाथ जो इस सूबे के मुख्यमंत्री हैं, क्या वो वंशवाद की उपज नहीं है? श्री अवैधनाथ जी जो उनके मामा है और उन्होंने लाकर योगी आदित्यनाथ जी को गद्दी दिया, क्या यह वंश का रिश्ता नहीं है? क्या दूसरा कोई गुरु गोरखनाथ पीठ का पीठाधीश्वर नहीं हो सकता था? एक मामा ने अपने भगने को लाकर गोरखपुर पीठ का पीठाधीश्वर बना दिया। ये वंशवाद आपको नहीं दिखता है? राजनाथ सिंह का लड़का पंकज सिंह, क्या आपको वंशवाद नहीं दिखता है? अगर गिनती की लिस्ट कराऊं तो लंबी लिस्ट है, उस लिस्ट का कोई जोड़ और तोड़ नहीं है। ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो राफेल में इतना बड़ा घोटाला करके भी आज तक बने हुए हैं सामान्य लोग। अभी एक कैग ने खुलासा किया है
एक सड़क जो द्वारका एक्सप्रेस बन रही है, दिल्ली से हरियाणा होते हुए जाएगी, 1 किलोमीटर सड़क बनना था 18 करोड़ रुपया में, और इस भारतीय जनता पार्टी की ईमानदार सरकार ने उसे 250 करोड़ में बनाया है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार आपके सामने। टोल प्लाजा में 132 करोड़ की लूट हुई है। भारत माला प्रोजेक्ट में बिल्डिंग का फर्जीवाड़ा। आयुष्मान भारत योजना में 7.5 लाख लोगों का पास एक ही नंबर, यानी 7.5 लाख लोग एक ही नंबर से सारे पैसे को ढकार गए। अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ठेकेदारों को अनुचित लाभ। ग्रामीण विकास मंत्रालय में केवल पेंशन स्कीम के प्रचार प्रसार में हजारों करोड़ रुपया खर्च, और HAL विमान इंजन की डिजाइन प्रोड्यूसिंग करने में 154 करोड़ रुपए का नुकसान। ये 7 बड़े घोटाले इस सरकार में हुए हैं, जो अभी कैग ने तत्काल रिपोर्ट दिया। ये लोग जो ईमानदारी का चोला पहने हुए हैं, 2800 करोड़ रुपए का बिजली विभाग के कर्मचारियों के भविष्य निधि का घोटाला हुआ। मैंने उस सवाल को सदन में उठाया, सड़क पर उठाया। सरकार ने माना गलती हुई, सीबीआई जांच हुई, उसमें भी चार्जशीट लगी। मंत्री ने मेरे खिलाफ मानहानि का मुकदमा कर दिया लखनऊ कोर्ट में, और लखनऊ कोर्ट का नतीजा हुआ 2 साल चला। 7 सवाल पूछने पर मुझे 1 साल की सजा कर दी गई। मेरा गुनाह यही था कि कर्मचारियों के 2800 करोड़ रुपए के भविष्य निधि के मामले को अजय लल्लू ने सड़क पर उठाकर इस सरकार को नंगा किया था, इसलिए अजय लल्लू को 1 साल की सजा हो गई। डाल दो बेड़िया मेरे पैर में, डाल दो मुझे जेल की कोठरी में, लगा दो फांसी जब तक जान रहेगी। अजय लल्लू तुम्हारे तानाशाही के खिलाफ सड़कों पर संघर्ष करता रहेगा, आवाज सच की उठाता रहेगा। ये मैं मंच से ऐलान करना चाहता हूं। योगी आदित्यनाथ बड़े ईमानदार बनते हैं, आप भी कहते हैं संत आदमी है, बहुत ईमानदार है, बहुत काम करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, यहां सभी गांव गरीब के लोग एकत्रित हैं। आपके घर कोई बीमार होता है तो कहां लेके जाते हैं? कहां लेके जा लो? कौन अस्पताल पर? सरकारी एजा ना ठीक होला तो कहां वहां? अब पढ़ौने ना ठीक होला तो 1 मिनट रुक जा। गोरखपुर जाला तो इलाज होला का है? कहां भेज दिया जाला? प्राइवेट में भेज दिया जाला। एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो 7 सालों से मुख्यमंत्री है, बीआरडी मेडिकल कॉलेज की राजनीति किए। आपको याद होगा पिछले समयों में कौन सी बीमारी बहुत प्रचलित थी? इंसेफ्लाइटिस, बच्चे मरा करते थे। उसी गोरखपुर मेडिकल कॉलेज से योगी आदित्यनाथ ने अपनी राजनीति शुरू की थी। आज आपका बच्चा बीमार हो जाए, आपके परिवार में कोई बीमार हो जाए, किसी गांव गरीब का बच्चा, उसकी पत्नी, उसके पिता, उसके पुत्र, किसी की बीमारी हो जाए, आप भाग कर लेकर गोरखपुर मेडिकल कॉलेज जाते हैं। क्या मेडिकल कॉलेज में गोरखपुर इलाज होता है? आपको अपने परिवार, बच्चे, बीवी या किसी को लेकर भागकर प्राइवेट अस्पताल में गोरखपुर जाना पड़ता है। कारण क्या है? कारण यह
कि गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में वो सुविधा नहीं जिससे आपके परिवार, बच्चे या किसी का इलाज हो सके। आप जरा दिल पर हाथ रख के रात को सोचिएगा, जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हर तीसरे दिन गोरखपुर आता हो, हर तीसरे दिन गोरखपुर में जनता दरबार लगाता हो, वो मुख्यमंत्री गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर की नियुक्ति नहीं कर पाता, चाहे तो हजारों डॉक्टरों का वो भर्ती कर सकता है। उस गोरखपुर मेडिकल कॉलेज को आज तक 500 बेड का अस्पताल बना पड़ा है, उसका उद्घाटन नहीं करा पाया, उसे संचालित नहीं करा पाया। आज भी गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में संविदा पर डॉक्टर है, कर्मचारी है, जो इलाज करते हैं, टेक्नीशियन नहीं है, तमाम तरह के कर्मचारी नहीं है। जो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहते हुए जिसके पास सारे अधिकार है, वो गोरखपुर मेडिकल कॉलेज को नए नवनित और उसको सुसज्जित डॉक्टरों से लैस, वहां के कर्मचारियों से लैस, सारी सुविधाओं से लैस नहीं कर सकता। आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपके परिवार के लोगों के इलाज की सुविधा नहीं हुआ कर सकता। आपको मजबूरी में प्राइवेट अस्पतालों में ढकेलने पर मजबूर करता हो, वो आपकी विकास की परिकल्पना कर सकता है, आप सोच सकते हैं। आज गरीबों को मजबूरी में मेडिकल कॉलेज के बजाय प्राइवेट अस्पतालों में जाकर इलाज कराना पड़ता है। घर की माता बहनों का जो कहना है उसे बंधक रखना पड़ता है, खेत बंधक रखना पड़ता है। 10 रुपया 5 रुपया ब्याज पर, सैकड़े पर पैसा लेकर आप अपने लोगों का इलाज कराने पर मजबूर होते हैं। प्राइवेट अस्पताल इतने बड़े रूप में लोगों के पॉकेट में डाका डालता है, किसके संरक्षण में? मैं खुले मन से कहना चाहता हूं, आज जो गोरखपुर में प्राइवेट अस्पतालों की लूट हो रही है, वो सिर्फ एक आदमी के नाम पर हो रही है, जिसका नाम योगी आदित्यनाथ है, जिसने लूट मचवा रखी है और कोई उसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं। राहुल गांधी, अजय लल्लू जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी, अजय संरक्षण में लूट हो रही है, खुलेआम लूट हो रही है, गरीबों का लूट हो रहा है, मजदूरों का लूट हो रहा है, और सब लोग बैठकर तमाशा देख रहे हैं और कहते हैं योगी आदित्यनाथ ईमानदार नेता है, मुख्यमंत्री है, जिसके एक्शन से क्या क्या हो जाता है। अरे फिल्मी एक्शन आपने बहुत देखा है, रियल एक्शन दिखाने के हालत में ये योगी आदित्यनाथ नहीं है। आज शिक्षा महंगी हो रही है, अस्पताल में इलाज महंगा, धीरे 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 सारी चीज महंगी होती जा रही है। साजिश हो रहा है इस देश में, गरीब का लड़का, मजदूर का लड़का IAS IPS न बने, उच्च शिक्षा प्राप्त न करे, इसकी पुरजोर तैयारी इस सरकार में हो रही है। हम आपसे कहना चाहते हैं, किस फ्लाईओवर की लड़ाई की शुरुआत हम लोगों ने की है, आपका साथ, विश्वास और भरोसा रहा। अगर आप हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का संकल्प लिए, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि अजय लल्लू ने जिस लड़ाई की शुरुआत की है, उस लड़ाई को अंत तक पहुंचाने का काम किया है। न मारेंगे न मानेंगे, हम अपनी वाली टानेंगे। और हम आपको भरोसा और विश्वास दिलाते हैं, ये हत्यारी मोड़, ये हत्यारी चौराहे, चाहे वो सलेमगढ़ हो, पटेहरिया हो, लबनिया हो, फाजीनगर हो, जब तक ओवर ब्रिज का निर्माण नहीं होगा, लड़ाई और तेज होगी। अभी कल हम लोग पटेहरिया में सत्याग्रह का तीसरा चरण का संघर्ष करेंगे।
चौथा हम लोग लबनिया में करेंगे। उसके बाद गांव गांव के सभी चौराहों पर इसका जन जागरण करेंगे। उसके बाद सलेमगढ़ से लेकर पगौच होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय तक पदयात्रा करेंगे और भी लड़ाई का व्यापक रूप बनाएंगे। और जब तक फ्लाईओवर नहीं बनेगा हम संघर्ष को और मजबूत करेंगे और मजबूती के साथ लड़ने का काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करते हुए आयोजक मंडल के लोगों को, साथियों को मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए इस बाजार में आए सभी दुकानदार, किसान, नौजवान और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का मैं दिल से धन्यवाद अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।